नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली शो में। और पिछला हफ्ता कई मायनों में बहुत घटनाक्रम रहा। एक तो इस समय वॉर चल रहा है खाड़ी में और बहुत सारे देश उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। लेकिन उससे पहले शुक्रवार को हमारे मार्केट ने इसको थोड़ा बहुत सेंस किया था, क्योंकि बड़ी गिरावट शुक्रवार को हुई थी। तो वॉर के समय मार्केट कैसा रिएक्शन करना है और आपको क्या करना चाहिए, उस पर एनालाइज करेंगे पूरा। और एक और बड़ा नंबर आया था जीडीपी का, और जीडीपी में इस बार बेस ईयर को चेंज किया गया है, तो उसके क्या मायने हैं और उसको किस तरह से समझना चाहिए, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। लास्ट वीक जो कुछ भी हुआ, लेकिन इस समय जो हो रहा है वो मार्केट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इजराइल और ईरान और यूएस का जो वॉर चल रहा है, उसका जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि सुप्रीम लीडर जो अयतुल्ला खमेनी है, उनकी डेथ हो गई है। उनके परिवार के भी कई, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, उनकी डॉटर, कई लोग और भी मारे गए जब उनके रेजिडेंस पे हमला किया गया। इस बीच और तेज इंटेंसिफाई हो गई लड़ाई, और ईरान की तरफ से यूएई में, कतर में, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और बहुत जगहों पे अलग अलग मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। तो अब ये वॉर काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, इंटेंसिफाई हो गया, और ये कब खत्म होगा अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ट्रंप जो है लगातार ये धमकी दे रहे हैं कि वो इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक जल्द ले जाएंगे। और उन्होंने बाकायदा सुबह एक ट्वीट भी किया है ट्रंप ने, जिसमें उन्होंने ये बताया कि खमनेई की डेथ हो गई है और बहुत सारी कुछ चीजें उन्होंने लिखी हैं, और धमकी भी दी है कि अगर फर्दर कुछ और किया तो इससे बड़े हमले होंगे। क्योंकि ईरान की तरफ से एक ये थ्रेट दी गई कि अभी तक जो भी हमने रिट्रेट किया है उससे बड़ा हमला वो करने वाले हैं। तो ट्रंप ने उसके रिस्पॉन्स में फिर एक ट्वीट किया, और उन्होंने बोला कि वो अगर ऐसा ईरान सोच रहा है तो उसकी कल्पना से परे एक हमला हो सकता है। तो ये जो लेटेस्ट अपडेट है वो वॉर का है। लेकिन लास्ट वीक हमारा मार्केट शुक्रवार को तेज गिरावट के साथ बंद हुआ, और आखिरी आधे घंटे में तो 2-3 कैंडल में पूरा मार्केट धराशायी हो गया था। तो वीकली बेसिस पे आपके सामने स्क्रीन पे नंबर्स हैं कि क्या क्या कैसे कैसे गिरा। लेकिन कुछ सेक्टर्स, फार्मा, हेल्थ केयर में अच्छी तेजी भी वीकली बेसिस पे बनी। ये एफआईआई का नंबर है। एफआईआई ने शुक्रवार को 7,500 करोड़ का माल बेचा है, लेकिन सामने खड़े होकर के लगभग 12-13 हजार करोड़ का माल डीआईज ने खरीदा है। तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या फ्राइडे को कुछ लोगों को सेंस था क्या कि वीकेंड में शनिवार को सुबह 10 बजे हमला हो जाए, क्योंकि इतनी बड़ी फॉल एफआईआई की तरफ से अनएक्सपेक्टेड थी। एक और बड़ी घटना हुई, जीडीपी का नंबर आया है, तो अब बेस ईयर 22-23 कर दिया गया है। तो ये ओल्ड जीडीपी और न्यू जीडीपी आपको हमने इसलिए दिखाया क्योंकि बेस ईयर चेंज के हिसाब से FY26 जो 31 मार्च को खत्म होगा, इसका अनुमान है कि 7.6% इसकी जीडीपी रहनी चाहिए। नॉमिनल बेस पे ये 8.6 होगी। तो 7.6, 8.6 यानी इन्फ्लेशन केवल WPI 1% इसमें जुड़ रहा है, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कंसर्न है, क्योंकि हमें फिर उसी हिसाब से अपनी अर्निंग्स देखनी पड़ेगी। ये जो क्वार्टरली नंबर्स आए हैं पुराने हिसाब से और न्यू बेस के हिसाब से, तो Q3 में 7.8% का नंबर यहाँ पे देखने को मिला। दिस इज रियल जीडीपी। अब इन सारी घटनाओं के बीच में दो ही सवाल मेरे मन में है। एक तो ये है कि ये जो वॉर चल रहा है, जीडीपी तो लोग पीछे भूल गए, लेकिन वॉर इस समय चल रहा है, उसमें क्या करना चाहिए आपको, क्या आपकी स्ट्रेटजी हो कंसिडरिंग ऑल फैक्ट्स। और दूसरा जो जीडीपी के नंबर आए हैं नए बेस के हिसाब से, उसको कैसे एनालाइज करें, उससे क्या रास्ता निकलता है, इन दोनों में बातचीत करेंगे। स्क्रीन पे आपको सुनील सर दिख रहे हैं, और हम लोगों ने पहले प्लान किया था कि ये शो कल रात में रिकॉर्ड करें, लेकिन अगर मैं वो रिकॉर्ड करता तो सुबह सिचुएशन बहुत बदल गई थी, क्योंकि खैमनाई की डेथ की खबर रात में कंफर्म हुई है। अर्ली मॉर्निंग से उस पर डिस्कशन हो रहे हैं। तो अब हम इस पर चर्चा करेंगे। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो दो प्रश्न है मेरे मन में, इन्हीं का हम लोग जवाब चाहते हैं हमारे दर्शक। एक तो जीडीपी एनालाइज करिएगा, और दूसरा इस समय जो वॉर चल रहा है उसमें इन्वेस्टर का सेंटिमेंट, मूड, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। धन्यवाद नीरज जी। और पहले क्या करना चाहिए, तो पहले देखिए कि मार्केट ने प्रीवियस टाइम ऐसी वॉर सिचुएशन जब आई थी, राइट, तो कैसा मार्केट का रिएक्शन रहा। तो यहाँ पर मैं कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस को लेकर मैंने एनालाइज किया है। तो फर्स्ट था रशिया यूक्रेन का सबसे बड़ा वॉर फरवरी 2022 में। क्या हुआ था, इन्वेशन के दिन सेंसेक्स 2700 पॉइंट गिरी थी, 4.7% का करेक्शन, और पहले 20 दिन में करीबन 4000 पॉइंट की गिरावट।
सबसे बड़ा था। और रिकवरी में इसको 10 ट्रेडिंग दिन में जीरो, अबनॉर्मल रिटर्न जीरो बन गए। नॉर्मल हिसाब से अर्निंग्स के हिसाब से जो भी चल रहा था वो चल रही थी। तो इम्पैक्ट शार्प था, मगर 10 दिन तक ही था ऑन द बिगेस्ट वॉर दैट हैज हैपेंड इन द रिसेंट हिस्ट्री। ये नंबर 1 है, ठीक है। अभी नंबर 2 देखें, उसके बाद हमास ने अटैक इसराइल के ऊपर वॉर किया था, याद होगा आपको, मिसाइल अटैक किया था। तो इंडियन इंडिसेस पे ज्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं था, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट लोकलाइज था, हमास वर्सेस दिस। और फर्स्ट डे निफ्टी कुछ 1% गिरा और मिड एंड स्मॉल कैप 1.5%, और 2-3 दिन में मार्केट स्टेबलाइज हो गए थे। तो ये था सेकेंड सिचुएशन। तीसरा सिचुएशन अगर देखें तो ये था, ईरान ने अटैक किया अप्रैल में, और इसराइल ने एक लिमिटेड स्ट्राइक से जवाबी हमला किया। उस पे देखिए क्या हो गया, तब मार्केट का रिएक्शन थोड़ा ज्यादा था। 4 सेशन कंटिन्यूसली सेंसेक्स की गिरावट फ्रॉम 75,000 टू 72,000, 3.5% की गिरावट। और रिकवरी एक मल्टी डे स्लाइड था, बट मार्केट में स्टेबलाइज हो गया, क्योंकि दोनों साइड डी एस्केलेशन, ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती कि क्या आउटलुक होता है। दोनों साइड डी एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए 15 दिन के अंदर मार्केट नया ऑल टाइम हाई पहुंच गया। तो ये था ये वाला तीसरा। और चौथा वाला है, तो जून में सरप्राइज अटैक इसराइल ने 100 टारगेट्स इनसाइड ईरान अटैक किया था। तब सेंसेक्स एकदम 1300 पॉइंट गिरा, और ये एक ब्लैक स्वैन की तरह रिएक्शन माना जा रहा था। और बट रिकवरी भी इतनी ही तेजी से वी शेप्ड में हुई। बाय जून 16 के अंदर सेंसेक्स ऑलरेडी 82,000 को रीच किया। जो भी 3 दिन में गया उसको रिकवर भी हो गया, राइट। और फिर और एक चीज जो थी, जो हमारे करीब थी, जो पहलगाम के अटैक के बाद हमने जो स्ट्राइक किया, तो मार्केट डेफिनेटली ओपनिंग का नेगेटिव था 700 पॉइंट्स अर्ली ट्रेड में, मगर बाय 9:30 AM मार्केट ने ऑलरेडी ग्रीन में आ गए। एंड दिस वाज कंसर्निंग इंडिया। तो मैं कह रहा हूं, अभी तक के जो वॉर की सिचुएशन उसमें इंडिया ने शामिल नहीं था, और ये इंडिया वाला वॉर था, फिर भी मार्केट का इमीडिएट एक रिकवरी आ गई थी। तो ये थे मैंने 5 रीसेंट वॉर सिचुएशन। तो क्या इससे हम लर्निंग्स ले सकते हैं? वो लर्निंग ये है कि पहली चीज है, मार्केट को अफेक्ट करती है ऑयल की फैक्टर। इसलिए इंडो पाक वॉर का आधे घंटे में कवर हो गया, बिकॉज उसमें कोई ऑयल का इम्पैक्ट ही नहीं था। वेयरएज प्रीवियस वंस देखे तो जब भी जियोपॉलिटिकल एनर्जी प्राइस को थ्रेटन करते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन हुआ, तभी डीपर और लॉन्गर करेक्शन होते हैं, नंबर 1। सेकेंड चीज जो यहाँ पे लर्निंग है वो है कि पैनिक फ्रंट लोड हो जाता है। फर्स्ट 24 to 72 आवर्स में जो भी नेगेटिव रिएक्शन रहा है वो पूरा का पूरा विष का पीने के लिए तरह हो जाता है। फिर हिस्टोरिकली एवरेज आउट करे तो 3 से 6 महीने में ऐसी जियोपॉलिटिक शॉक के बाद निफ्टी ऑलमोस्ट पॉजिटिव टेरिटरी 7 to 19% पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाती है, राइट। तो समझना यही है कि इस बार के जो मैटर है उसमें ऑयल का क्या इम्पैक्ट होगा, वो आगे हम स्टडी करेंगे, बिकॉज दैट इज व्हाट विल डिसाइड कितना डीप करेक्शन होगा और रिकवरी भी किस हिसाब से होगी, राइट। तो नेचुरली इसमें बिगेस्ट अभी रिसेंट डेवलपमेंट जो हुआ है, क्योंकि जैसे नीरज जी कहते हैं, अगर कल शाम को रिकॉर्ड करते थे हम सोचते हैं कि मिस्टर ट्रंप ने कहा ये शॉर्ट स्विफ्ट वॉर होगा, हम वो भी मान के चलते। अब खमेनी की डेथ से 2 तरह की ओपिनियन आ रही है। एक कह रहे हैं अरे लीडर तो गया, अब तो वॉर खत्म। दूसरा कह रहे हैं नहीं भैया, लीडर गया तो अब एक ईरानियन रेवोल्यूशनरी काउंसिल आएगी, और काउंसिल में डेजन वाले नहीं लेगा, वो क्या करेंगे, अरे पत्थर कितना फेंकना है फेंको ना, कितना इंटेंस डैमेज करो। तो वही हो रहा है आज। क्या हो रहा है आज? देखिए दुबई पे अटैक हुआ, दोहा पे अटैक हुआ, बहरीन पे अटैक हुआ, क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट है। ज्यादा इसराइल में उतना अटैक नहीं हो रहा, बिकॉज इसराइल का तो आयरन डोम है, वो प्रोटेक्ट कर लेता है, मिसाइल वेस्ट हो जाता है। बट ये तो सॉफ्ट टारगेट है, घर में, बिल्डिंग, पाम जुमेरा, राइट। और इसके कारण उनका इंपैक्ट क्या हुआ? दुबई एयरपोर्ट का शटडाउन। दुबई एयरपोर्ट इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द होल वर्ल्ड। इटालियन डिफेंस मिनिस्टर उधर अटक गए हैं, दुबई में बैठे बैठे। हमारी भी पीवी सिंधु उधर अटक गई है। सो दिस इज द रिपरकशन। और सेकेंड चीज है कि मेरे ख्याल में बिकॉज ऑफ दिस अभी वॉर का इतना जल्दी खत्म होना मुश्किल है, बिकॉज रिजिम चेंज जो ट्रम्प चाहते हैं कि उधर हो और इजराइल चाहती है, तो रिजिम चेंज के लिए
उधर ग्राउंड लेवल में कौन सा ऑपोजिशन का लीडर सामने आके इसको उठाएगा, ये सब चीजें आने में वक्त लगेगी। और तब तक ये रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है और ड्रोन अटैक से अटैक कर रही है, ये खास मानते हैं कि फर्स्ट फ्यू आवर्स में इसराइल ने और अमेरिका ने उनके न्यूक्लियर जो टारगेट है उसको बॉम्ब कर दिया, मिसाइल के बेस को, बट ड्रोन्स है ना वो घर घर से भेज सकते हैं, टेरेस ऑफ एनी होम। तो और ये शहीद ड्रोन जो उनका है ये सब लो कॉस्ट है, और जो अब न्यूज में देख रहे हैं कि उनके पास रेडार सेंसिंग है और ऑप्टिकल लाइट, यानी इट्स ऑलमोस्ट बिहेव्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग, वो देख सकती है और डार्कनेस में भी देख सकती है और अपने आप को। तो ऐसी चीज में इतना जल्दी ये वॉर खत्म होगा, यानी एक सिचुएशन में हमने देखा कि दोनों सिचुएशन अगर डी एस्केलेट करने की सोच में है तो उतना इम्पैक्ट नहीं होता है, मगर अब मुझे कुछ नहीं लगता है कि डी एस्केलेशन का कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो अब ये थोड़ा एस्केलेट होने के बाद ही शायद डी एस्केलेशन आ सकता है। तो फर्स्ट टेक अवे कि अब सिचुएशन बहुत गंभीर हुई है। सेकेंड, हॉर्मुज फैक्टर, क्यों कह रहा हूं कि सॉफ्ट टारगेट पे अटैक करें। सेकेंड उनका क्या है, 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए जाती है, और ये रेवोल्यूशनरी गार्ड ने ऑलरेडी वार्निंग इशू कर दिया है पर्शियन गल्फ में वेसल्स को कि स्ट्रेट से मत जाया करो। तो ये, और ये बात यहाँ पर मैंने स्लाइड में क्या नहीं लिखा कि इंडिया का करंट परचेसेस ऑफ ऑयल में 65% हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए आता है। ये वर्ल्ड के लिए 20% है, बट इंडिया के लिए 65%। तो इमीडिएट इम्पैक्ट फॉर इंडिया विल बी वेरी हाई। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम वेनेजुएला से ऑयल खरीदेंगे जो दूसरे रूट से आता है, और सऊदी अरेबिया, और ये भी एक अल्टरनेटिव रूट भी उन्होंने डिस्कवर किया है। थोड़ी लंबी है, थोड़ी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, बट एक अल्टरनेट चुना है तो उससे थोड़ा हल होगा। मगर इंडिया के लिए इफ इट इज 65% देन डेफिनेटली ये एक इम्पैक्ट सीरियस होगा हॉर्मुज का, राइट। और आगे देखेंगे अभी तो ये जो मैप में मैंने दिखाया है कि क्यों ये खास है। देखिए वो जैसा कहते हैं ना, हम कह रहे ना अपना चिकन नेक नॉर्थ ईस्ट के बारे में, वैसे ये नेक देखिए वो बहुत नैरो है, खाली 21 मील की विड्थ है उसकी। ओके, तो उसको बंद कराना, राइट। अब यूएस उसको कोशिश करेगी कि वो उसका भी जो फ्लीट है उधर वो उसको, बट अगर वॉर उस तरफ एस्केलेट होता है तो समझे कि बात और भी टफ। तो अभी तक वो एक रिस्क असेसमेंट के तौर पर हमें फैक्टर करना चाहिए कि कल अब ऑयल का दाम कहाँ पे जाएगा। कई लोगों का कहना है कि $80 to $100 तक जा सकता है, मगर वो इमीडिएट स्पाइक है, वो सस्टेनेबली कितने दिन तक वहां रहेगा यही चीज है जो डिसाइड करेगी। इमीडिएट स्पाइक तो मान लेते होता है, राइट। और नेक्स्ट चीज जो है नेक्स्ट स्लाइड में, क्रूड का एक $1 का राइज इन क्रूड इंडिया के लिए मार्केटिंग ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन ऑफ आईओसी बीपीसीएल का 50 पैसे पर लीटर उनका मार्जिन घट जाता है। तो इमीडिएट इम्पैक्ट इन रिफाइनिंग कंपनियों के ऊपर आपको दिखने की संभावना है। नेक्स्ट स्लाइड में फ्यूल कॉस्ट, 40% ऑफ एयरलाइंस ऑपरेटिंग कॉस्ट इज फ्यूल। ओके, तो यहाँ पर उनके लिए और इस सेक्टर के ऊपर और भी इम्पैक्ट होगा क्योंकि दुबई एयरपोर्ट का शटडाउन सब लोगों ने वार्निंग दिया, तो पैसेंजर ट्रैफिक भी घटेगा। तो एक तो टॉप लाइन भी घटेगी और बॉटम लाइन में मार्जिन का भी इम्पैक्ट होगा, राइट। तो और नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे एक पॉजिटिव है किसके लिए, ओएनजीसी ऑयल इंडिया, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर है। तो ऑयल बढ़ता है तो उनकी प्रॉफिट तो बढ़ सकती है। तो नेचुरली हर मुसीबत में किसी का तो फायदा होता है, तो इनके लिए ये फायदेमंद हो सकता है। और ईपीएस राइज करीबन 1.5 to 2%, एवरी $1 राइज इन थिंग उनका ईपीएस में 1.5 से 2% का वैल्यू हो सकता है। और आज के दिन में मार्केट का वैल्यूएशन है $65 पर बैरल पर। तो अगर 80 पे जाता है तो 15 into 1.5 और 2 उनकी ईपीएस पे अगर ये सस्टेन हो गया तो बहुत पॉजिटिव हो सकता है। तो नेचुरली रिस्क टेकर्स है तो उनके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है इन कंपनियों में। और इसका समराइज करते हैं सेक्टर वाले नेक्स्ट स्लाइड में। एक और चीज सबको याद रखना चाहिए कि इंडिया का फिस्कल के ऊपर भी इंपोर्टेड क्रूड का इम्पैक्ट आएगा थोड़ा बहुत। और गवर्नमेंट के पास 2 सिनेरियो है, एक एक्साइज ड्यूटी को कट करके
कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, तो गवर्नमेंट की इनकम कम होगी, या दूसरा है उसको पास थ्रू करना बजटरी डेफिसिट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर पास थ्रू किया तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। So it's a matter of tough choices between a rock and a hard place, कहते हैं ना। It's a tough choice either way। एक है आपको फिस्कल डेफिसिट को प्रोटेक्ट करना है या आपको रिटेल इन्फ्लेशन को प्रोटेक्ट करना है। ये डिसीजन वो भी क्या होगा, शॉर्ट टर्म रिएक्शन कुछ नहीं करेंगे, सस्टेनेबिलिटी, वॉर एक्सटेंड होगा, ऑयल प्राइस हाई रहेंगे, तब इसका इम्पैक्ट आएगा, राइट। तो टू समराइज द सेक्टर, डायरेक्ट इंपैक्टेड सेक्टर्स ऑयल एंड रिफाइनरीज का डिस्कस कर लिया। उसके अलावा सेक्टर में पेंट, टायर और एविएशन तो हमने डिस्कस किया। इनका क्योंकि फ्यूल कॉस्ट बढ़ने के कारण उनके मार्जिन तो कल इनके इन सेक्टर्स में थोड़ी नेगेटिव प्राइस एक्शन हो सकती है। एट द सेम टाइम दो दे आर नॉट कनेक्टेड टू द वॉर एंड ऑयल, थोड़ा बहुत सेफ हेवन परचेसिंग डिफेंस और आईटी में देख सकते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में होता है कि डिफेंस स्टॉक्स को पॉजिटिविटी एक मिलता है। कितना कोरिलेशन डायरेक्टली उनके अर्निंग्स में आएगा ये डाउटफुल है, मगर मार्केट की सेंटिमेंट ऐसी होती है कि कल शायद थोड़ी बहुत डिफेंस एंड आईटी जो डोमेस्टिक डीआईएस है वो इसमें थोड़ी सेलेक्टिव बाइंग कर सकते हैं। तो ये सर एक क्वेश्चन है मेरे मन में, बहुत वो एक पहेली है वो, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नुकसान होगा ऑयल प्राइस बढ़ने से। अब देखिए 60 से 72 तो ऑलरेडी हो गया था बिना वॉर के। एट द सेम टाइम आईओसी का शेयर 2 ईयर हाई पे चल रहा है। ये मैं तो पहली थी, मुझे समझ नहीं आया ये क्यों हुआ। मे भी क्या उनको पता था कि वॉर होगा और उसके बाद क्रूड भागेगा फिर गिरेगा, तो लोगों ने पहले ही पोजीशन, मतलब ये बहुत ही दूर की कौड़ी है। लेकिन आईओसी का शेयर अकेला मात्र, जबकि एचपीसीएल बीपीसीएल में कोई तेजी नहीं, ओनली आईओसी इज अ 2 ईयर हाई 187 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पता नहीं क्यों हुआ वो, तो अब देखते हैं कल उसमें कैसा रिएक्शन होता है। देखते हैं। मैंने उतना स्टडी नहीं किया है उसी को, इंडिविजुअल कंपनीज में देखता नहीं होता, तो आई ऑल्सो डोंट नो ऑनेस्टली। तो अब आते हैं सर जीडीपी का। अब आते हैं जीडीपी। अब क्या हुआ, एक कंप्यूटेशन हुआ, तो इसमें गुड न्यूज और बैड न्यूज है, ठीक है। तो पहले मैं गुड न्यूज दिखाता हूँ। फर्स्ट क्या है कि इस साल का जीडीपी का ग्रोथ रेट 0.2% बढ़ गया है पहले की बात से, अब 7.4, और नॉमिनल जीडीपी भी 0.6% बढ़ गया है, अच्छी खबर है, राइट। और तीसरी बात है कि ये जो 3-4 मैं बाद में आता हूं, अगले स्लाइड पे चले जाएंगे, एक मिनट, क्योंकि इसमें बैड न्यूज जो है उसको डिस्कस करेंगे। बैड न्यूज है कि इस कंप्यूटेशन के कारण हमारे एक्चुअल एब्सोल्यूट जीडीपी गिर गई है। यस 12 लाख करोड़। तो क्या हुआ कि हम छाती पीट रहे थे कि अब 4th रैंक बन गए, अभी वापस हम 5th रैंक पे फिसल गए, बिकॉज एट 91 टू द डॉलर will be only 3.8 trillion, whereas Japan 4.2 पे। ओके, तो ये है। और सेकेंड बात है कि नेचुरली जीडीपी बेस गिर रहा है ना आपको, तो नेचुरली आपको फिस्कल डेफिसिट भी कंप्यूटेशन में 4.5 to 4. So गवर्नमेंट क्या अभी खर्चे को कम कराएगी टू मेंटेन द फिस्कल डेफिसिट? ये बहुत बड़ा सवाल आने वाले दिन के शोज में बाद में डिस्कस करते हैं। ये वॉर कम होना, मगर ये एक बेस है, बिकॉज उन्होंने फिस्कल डेफिसिट का टारगेट कमिट कर दिया। जीडीपी का बेस नंबर, डिनोमिनेटर कम हो रही है, तो एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा। देखते हैं उसका। अब वापस उस स्लाइड में जाइए। मगर दो हमारी जीडीपी घट गई है एब्सोल्यूट नंबर, क्योंकि हमारा ग्रोथ रेट 7.6 पे बढ़ गया और नॉमिनल जीडीपी 8.6, बिकॉज ये जो रैंकिंग्स होते हैं वो नॉमिनल होते हैं। तो एट 8.6% ग्रोथ रेट ऑफ नॉमिनल जीडीपी हम इस 26-27 वाले साल में वापस जापान को ओवरटेक करेंगे, और अगले साल में जर्मनी को ओवरटेक करेंगे, और उसके अगले साल में 5 ट्रिलियन हिट करेंगे। तो फ्यूचर के लिए तेजी से बढ़ने वाली ग्रोथ रेट अच्छी खबर है। बेस कम हो गया है, मगर फ्यूचर के लिए अच्छी खबर है। अब समझते हैं कि क्या हुआ, ये चेंज क्या किया गवर्नमेंट ने, ये समझना जरूरी है, नहीं तो ये आंकड़े का कोई मीनिंग नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ कोर्स, जैसे नीरज जी ने बताया, बेस ईयर को हमने चेंज किया, पर उसमें खास चेंज में क्या हुआ है, ये कोविड का जो डिस्टॉर्शन था, क्योंकि याद है आपको, द फर्स्ट क्वार्टर कोविड में 25% नेगेटिव था हमारा, 23.6% नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ थी उस क्वार्टर में। तो वो सब क्या है कि बेस से लेकर सबको डिस्टॉर्ट करते हैं। तो 22-23 होने से कोविड बंद ये हिस्ट्री में चला गया और एक फ्रेश स्टार्ट हमने कर दिया है। तो ये अच्छी है, एक चेंज इन बेस ईयर। सेकेंड और प्रॉब्ली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अब एक बात इधर, बिफोर यू रीड द स्लाइड, अब मुझे सुनिए जरा। अब जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6, नॉमिनल जीडीपी 8.6,
और नीरज जी ने कमेंट किया कि इन्फ्लेशन 1% ही है जोड़ने का, मगर एक्चुअल गणित ऐसे नहीं होता है। एक्चुअल जेनिफिट में एक पहले की तरह मैं एक स्टेटमेंट कहता हूं, रियल डेटा फ्रॉम द ग्राउंड गिव्स यू नॉमिनल जीडीपी, नॉट रियल जीडीपी। समझ रहे मेरा स्टेटमेंट? डेटा रियल है मगर उसको गणित ऐड करेंगे तो उस रिजल्ट होगा नॉमिनल। क्यों? क्योंकि हर चीज इन्फ्लेशन के साथ बिकती है ना, इन्फ्लेशन होने के बाद बिकती है वही गणित। तो गणित एक्चुअली होता है नॉमिनल को, और उस नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट करने के लिए ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन करते हैं। राइट। सो डेटा जो मिलता है वो नॉमिनल का मिलता है, वो असली डेटा है। फिर रियल को डिराइव करते हैं बाय यूजिंग अ जीडीपी डिफ्लेटर, जो इफेक्टिवली आपको इन्फ्लेशन का इंपैक्ट को नेगेटिव कर रहे हैं नॉमिनल से। तो वहां रे अब तक आप हैरान होंगे कि इतने सालों से हमने खाली आउटपुट प्राइसेस, जो प्रोडक्ट का फाइनल बिकता है सोप, उस प्राइस से लेकर हम डिसाइड करते थे कि क्या इन्फ्लेशन है, और जो इनपुट कॉस्ट रॉ मटेरियल का जो भी बदलाव होता था उसको इग्नोर करते थे भैया। अब सोचा क्यों आईएमएफ ने हमको सी कैटेगरी का रेटिंग दिया हमारे क्वालिटी ऑफ डेटा को, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस को क्या कहते थे हम, जो इनपुट प्राइस को सेम रखकर जो भी ग्रोथ है उसको वैल्यू एडिशन समझते, और ऐसे सम कंपनी ने बहुत वैल्यू क्रिएट किया है, वो गलत है। बिकॉज पार्ट ऑफ दैट इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस आपको रॉ मटेरियल कॉस्ट के इंक्रीज के कारण आता है ना। करेक्ट। सो दैट्स नॉट रियल वैल्यू एडिशन। तो ये जीवीए का जो कंप्यूटेशन होता था वो गलत था एक्चुअली, बट क्या है कि हमारे देश में वो डेटा कलेक्शन का सिस्टम नहीं था, तो इसलिए अब क्या जो ये हो रहा है, डबल डिफ्लेटर यूज कर रहे हैं, एक सेलिंग प्राइस पे, एक रॉ मटेरियल इनपुट प्राइस पे। तो अब ये मोर एक्यूरेट है, ये सही है, ऐसे ही करना चाहिए था पहले से ही, मगर अभी डेटा है हमारे पास उसको करने के लिए, इसलिए हम अभी ये मेन चेंज मैं बताऊंगा। ये सेकंड और एक गलत चीज थी क्या, इनफॉर्मल सेक्टर, अब उसको ब्लैक इकोनॉमी कहिए, कैश इकोनॉमी कहिए, अनअकाउंटेड इकोनॉमी, जो भी नाम आपको इस्तेमाल करना है, मैंने यहाँ पर अनइनकॉर्पोरेटेड लिखा है एक सेफ तरीके से। वो अस्यूम कर रहे थे पहले कि वो इसी तेजी से बढ़ रही है जितना फॉर्मल इकोनॉमी बढ़ रही है, क्योंकि पहले मायना ही नहीं था कि वो इकोनॉमी कैसे चल रही है। बट अब क्या हुआ, अब हमारे पास एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस का डेटा कलेक्ट हो रहा है, और सेकंड है कि लेबर वाला डेटा, पीरियोडिक लेबर सर्वे होता है ये। अब वो लेबर डेटा लेके हमें इनफॉर्मल सेक्टर का भी एक मायना आ गया, और उससे पता चला कि इनफॉर्मल सेक्टर बहुत धीमे चल रही है कंपेयर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसलिए हमारी जीडीपी को घटाना पड़ा। इतने साल से हमें ये वाली एक थ्योरी फिर बस्ट हो जाएगी, जो लोग बहुत बताते थे अरे यार इनफॉर्मल सेक्टर बहुत जबरदस्त है, वो तो कैप्चर नहीं होता, ये नहीं होता, ये तो बस्ट हो जाएगा पूरा। रियल थ्योरी तो वही बनेगी कि एक्चुअली उतना ही है, क्योंकि इसमें और भी चीज है ना। अभी क्या होता है कि इवन इनफॉर्मल सेक्टर में अभी यूपीआई के कारण वो डेटा सब कलेक्ट हो जाता है बैंक अकाउंट के जरिए। यस राइट, और जीएसटी तो कटती है हर व्यक्ति से, हर आदमी से कटती है। करेक्ट। यस, तो ये है एक्चुअल चेंजेस, राइट, जिसके कारण ये हुआ है। और अब अगर आए फॉरवर्ड जाएं इस एनालिसिस में, ये इकोनॉमिक सेक्टर है, मैंने ये स्टॉक मार्केट की सेक्टर नहीं, इकोनॉमिक सेक्टर, मैंने ये अग्री, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, उसमें इसका क्या इम्पैक्ट है। तो पहला है इन अग्री क्या हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अग्री इकोनॉमी वेंट अप, बट ग्रोथ रेट स्लोड डाउन बिकॉज ऑफ द न्यू चेंज। तो उसका ग्रोथ रेट 2.5, और ये क्यों हुआ है, बिकॉज बहुत से फार्मर्स हायर ऑफ द वैल्यू चेन, यानी फ्लावर कल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी और पोल्ट्री में द मिक्स ऑफ राइस, व्हीट और ये जो कैश क्रॉप्स ये ऐसे है, वो ये बढ़ गए हैं ये वाले। तो इसके कारण क्या हुआ, आपको एग्रीकल्चर का वैल्यू बढ़ गया, जो पहले गणित नहीं हुआ था, अभी उसको गणित कर लिया है, मगर नेचुरली वो हायर बेस पे ग्रोथ रेट अभी उतना नहीं दिख रहा थे। 3.5 दिख रहे थे ना एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, अभी उसको घटाकर 2.5% गिरा दिया है। तो फर्स्ट ये चेंज इन जीडीपी के कंप्यूटेशन का इम्पैक्ट एग्री के ऊपर दिखा है। सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग ही हमने बचा दिया, क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि वहां पे अभी ग्रोथ रेट 12.5% बढ़ गई है।
वो क्यों? वो हमने देखा ना, डबल डिफ्लेशन, इनपुट Double. में भी और आउटपुट में भी। वो एक सेकंड इनफॉर्मल सेक्टर को भी अभी जोड़ दिया है। तो मैन्युफैक्चरिंग का क्या हुआ, जीडीपी, एब्सोल्यूट जीडीपी घट गई मगर ग्रोथ रेट बढ़ गई, बिकॉज इनफॉर्मल सेक्टर वाज ग्रोइंग स्लोअर तो हो गया, बट वो बेस से अभी ग्रोथ रेट आपका 12%। तो मैन्युफैक्चरिंग बचा दिया, वो अच्छी बात है। और सर्विसेज में एक मिक्स था, गेन्स एंड लॉसेस। किसका लॉस था? ट्रेडिशनल ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट वाले जो सेक्टर थे, बिकॉज नई डेटा जो जीएसटी बेट आए थे, बहुत से स्मॉल ट्रेडर्स वो इतने बड़े नहीं थे जितने पहले उनको अज्यूम किया गया था। दैट इज डाउन। बट अपवर्ड क्या हुआ? डिजिटल सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पे जीएसटी और ई वाहन डेटा का जो इंटीग्रेशन हुआ है, अब डिजिटल इकोनॉमी का पूरा गणित मैथ्स के अंदर आ गया। तो ओवरऑल इट्स अ चेंज फॉर द गुड, क्लोजर टू द रियलिटी। और होपफुली अब की बार आईएमएफ कहेगी कि हम सी के रेट में नहीं है, थोड़ी बेहतर है, राइट? तो वेट गुड, ऑल इन ऑल इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज अभी जो एटलीस्ट रिलायबिलिटी ऑफ डेटा थोड़ा इंप्रूव हो गया है कंपेयर टू द पास्ट। करेक्ट। तो टेक अवे फाइनल स्लाइड में कहूंगा मैं, वर्डिक्ट क्या है? ये 12 लाख करोड़ खाली स्टैटिस्टिकल है भाई, हमारी जिंदगी में कुछ बदला नहीं है, ये खाली गणित का नंबर है। सो वो पहले इस चीज याद रखिए। बट बहुत लोगों के मन में जो होता था कि अरे मेरा तो इतना ग्रोथ नहीं है, देश इतनी बढ़ रही है, वो वाला जो डिफरेंस है अभी थोड़ा सेटराइट हो गया है। सेकेंड, ये न्यू इकोनॉमी स्लिमर है बट स्ट्रॉन्गर है, राइट? सेकेंड, मैन्युफैक्चरिंग का कोर अभी हाई परफॉर्मिंग है, इंडिया के फैक्ट्री अभी मोर एफिशिएंट हो रहे हैं। और भले ही नॉमिनल साइज ऑफ द बकेट को हमने ओवर एस्टिमेट किया था पहले, ठीक है, मगर फ्यूचर के लिए ये अभी अच्छी खबर है कि मैन्युफैक्चरिंग एज अच्छी विकेट पे आगे चल रही है। सर नाउ माय क्वेश्चन, 8.6% की नॉमिनल जीडीपी, और हमने लास्ट वीक डिस्कस किया कि हमारी अर्निंग ग्रोथ कैसी रही है, कैसे, मतलब आप इसको कैसे देख रहे हैं? 8.6 नॉमिनल जीडीपी पे मार्केट अपना वैल्यूड नहीं है, तो और वैल्यू है। होगा कि एक मिनट में वही मेरे को भी जानकारी अभी आई फ्रेश में से कि 8.6 क्या होता है ना, वो पूरी इकोनॉमी की होती है। बट जैसे मैंने कहा, इनफॉर्मल सेक्टर इज ग्रोइंग स्लोअर, तो अगर ये 8.6 को डिवाइड करे तो जो फॉर्मल सेक्टर है जो स्टॉक मार्केट में रिप्रेजेंट, उसका शायद 10% से ज्यादा बढ़ रहा है और इनफॉर्मल सेक्टर का कम से बढ़ रहा है। तो इसका डायरेक्ट कोरिलेशन स्टॉक मार्केट से ये वाली नंबर से नहीं लेने का, बिकॉज कॉर्पोरेट्स जो लिस्ट है वो फास्टर देन इनफॉर्मल इकोनॉमी बढ़ रहे हैं। तो वो मेरी समझ में भी ये अभी डेटा के एनालिसिस करी, मैंने भी रियलाइज किया ये कि एक और बड़ा पॉजिटिव है सर मार्केट के लिए, अपनी क्रेडिट ग्रोथ जो है 14% से ऊपर चल रही है इस समय, विच इज वेरी पॉजिटिव। तो अगर वो आने वाले क्वार्टर्स में, 1-2 क्वार्टर में वो सिंक हो जाएगी, तब तो फिर अपनी ये नॉमिनल जीडीपी भी 9.5-10 तक आराम से जाएगी। नहीं, उसे ये नॉमिनल जीडीपी का नंबर जाने में वो कितना इनफॉर्मल कंपनीज को, जैसे देखिए ट्रेड डील से आपको एमएसएमईज को बेनिफिट होगा, ओके, वो ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में तो, बट वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में उनका कनेक्शन नहीं है। उनका कनेक्शन होता है कि अगर वो तनख्वाह उनकी बढ़ती है तो कंजम्पशन के जरिए वो फॉर्मलाइज इकोनॉमी में आती है। सो इट्स अ राउंड अबाउट वे। तो आने वाले दिन में मैं कहूंगा कि एक्चुअली अर्निंग्स, ईपीएस ग्रोथ का जो एक्चुअल ग्रोथ होता है इज अ बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ द फॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी का क्या है नॉमिनल जीडीपी। तो एक्चुअली देखिए तो शायद कॉर्पोरेट जो स्टॉक मार्केट में रिप्रेजेंट 3000-4000 कंपनी की ग्रोथ है, ईपीएस ग्रोथ, दैट इज द नॉमिनल ग्रोथ ऑफ दैट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। और मार्केट को भी वही रिस्पेक्ट करती है। ये इनफॉर्मल सेक्टर का इनडायरेक्टली आके आपको मार्केट को हेल्प करता है। तो मेरा मानना है कि दिस 8.6 नीड नॉट बी डिसअपॉइंटिंग नंबर, इज एक्चुअली अ गुड नंबर, बिकॉज व्हाट स्टॉक मार्केट के लिए हमें हमारी जो लिस्टेड कंपनी है वहां उनकी बड़ा ईपीएस ग्रोथ की हमें ज्यादा कंसर्न है, राइट? तो व्हाट शुड इन्वेस्टर डू इन वॉर सिचुएशन? दिस इज द रियल क्वेश्चन। करना क्या है? देखिए, मेरा क्लियर कट व्यू है कि कल आपका जो भी फ्री कैश फ्लो है उसमें 1% आपको डिप्लॉय करना है मार्केट में, 1%। ओके। क्योंकि क्या है ना, जैसे हमने डिस्कस किया सेक्टर्स में, अभी सोचिए कि अगर आप समझते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर की तरह ये वॉर 3 साल तक चल सकता है, बात अलग।
मगर आप ये समझते हैं कि ये 1 महीने के अंदर, मैं ये 2-3 हफ्ते या 2-3 दिन की बात छोड़ेंगे, 2 महीने में, 1 महीने 2 महीने में ठीक हो जाएगी सिचुएशन। तो ये सब जो करेक्शन हो रहा है तेल के दाम में बारे में बताता हूँ। ये जो स्पाइक होगा तेल के दाम में, अभी वीकेंड है तो सही मायना नहीं लगेगा, तो कल दिखेगा वे, मगर एक्चुअल इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की खबर यही है कि बाय द ईयर एंड 3.5 से 4 बिलियन बैरल की एक्सेस सप्लाई है तेल का। करेक्ट। तो अल्टीमेटली ये वॉर के शॉक के बाद तेल के प्राइस को स्टेबलाइज होना ही है। अब आपके गेस और मेरे गेस फर्क हो सकती है कि आप कहेंगे कि 1 महीने में वॉर खत्म होगा, मैं कहूंगा 2 महीना, बस फर्क उसी का है। तो अगर आपके पास वो ताकत है कि 2 महीने के लिए आप लॉस को झेल सकते हो, तो कल का जो करेक्शन, जो मैसिव गैप अप ओपनिंग की बात हो रही है, वो फैंटास्टिक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। प्रॉब्लम क्या होता है लोगों में कि कल समझे 100 रुपए में कोई बिकने वाला कल 80 पे बिक रहा है, वो क्यों नहीं खरीदते हैं? जो कल 100 में बिक रहा था आज आपको 80 में मिल रहा है। अगर टेलीविजन का प्राइस 20% गिर गया, आप खरीदेंगे? ये नहीं खरीदते, क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि ये मुझे कल 70 में मिलेगी और परसों 65 में मिलेगी। इस चीज के अंदर ये मौका गवा देते हैं वो, राइट? मेरा कहना है कि भैया 1% आपका कैश इसमें डिप्लॉय करो ना, थोड़ा तो इस गिरावट का फायदा उठाओ, थोड़ा तो एवरेज करो, फिर हर दिन जब तक मार्केट की रिकवरी नहीं होती है आप ये 1% हर दिन डालो मार्केट में। सर मैं एक चीज, मेरा व्यू है तो आपका पूरा फ्री फ्लोट कैश आपने डिप्लॉय किया होगा, राइट? करेक्ट। एक तो ओपेक ने भी बोला है कि वो अप्रैल में प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, तो ऑयल प्राइसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शूट अप होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और मेरा ये एनालिसिस और व्यू है कि सर ये तो किसी भी सिचुएशन में 1 महीने से ज्यादा नहीं जाएगा, 1 महीने के अंदर ये कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि यूएस वॉर में नहीं रह सकता, ना तो उनके पास पैसे हैं इतने और उनकी कांग्रेस की अप्रूवल भी नहीं है, तो ये डायरेक्टली 1 महीने से ज्यादा वॉर खींच नहीं सकता, ना इजराइल खींचेगा ना यूएस। तो कैसे भी करके 1 महीने में सेटल होगा। तो 1 महीने का व्यू अगर कोई ले तो आपकी बात एकदम सही है कि वो 65, 70 और 50 का इंतजार ना करे, वो तो पॉइंटेड है। अब इसमें एक सवाल और है सर मेरे मन में, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब इंडेक्स बहुत तेजी से गिरे तो आपको ईटीएफ के थ्रू प्ले करना चाहिए और वन गो में, क्योंकि इंडेक्स एक झटके में गिरता है और एक झटके में ऊपर भी जाता है। तो क्या बहुत सारे लोगों को ईटीएफ की तरफ देखना चाहिए? बिल्कुल, बिकॉज आपको म्यूचुअल फंड के जरिए या इंडेक्स फंड के जरिए जाएंगे तो एंड ऑफ डे एनएवी मिलेगा, और कह नहीं सकते कल मार्केट गैप डाउन ओपन होगा मगर थ्रू द डे रिकवर भी हो सकता है। तो अगर आपकी रिस्क एपिटाइट ऐसी है तो मैं कहूंगा कि जो भी डिप्लॉय करना है आप फर्स्ट ऑन 1 आवर ऑफ ट्रेड में कीजिए ईटीएफ के जरिए, ओके? और सेकंड चीज मैं कहूंगा कि ये अब अगर कर रहे हैं ना, तो मैं कहूंगा कि एक्चुअली आपको एक है डायरेक्टली इंपैक्टेड सेक्टर्स, जो हमने कहा ना कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, एविएशन है, पेंट है, टायर है, ये डायरेक्ट इनका इम्पैक्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट पे इनका इम्पैक्ट है, वहां पे गिरावट ज्यादा होगी। मगर देयर बी अ होल लॉट ऑफ सेक्टर्स जो कि फॉरेन फंड जब बेचते हैं वो इंडिया एज अ कंट्री बेचते हैं, तो कोई भी अनरिलेटेड सेक्टर्स में भी आपको करेक्शन आएगी ना। तो मेरा मानना है कि आपकी रिस्क एपेटाइट कम है तो इसको छोड़कर आप ईटीएफ्स जो स्पेसिफिक सेक्टोरल ईटीएफ है जो डायरेक्टली इंपैक्टेड नहीं है, वहां पे गिरावट होगी मगर कम होगी और सेफर जोन में होगी, क्योंकि उनका कोई लेना देना नहीं है, बट क्योंकि एफआईएस बेच रहे हैं इंडिया एज एन इंडेक्स, वहां पे भी आपको तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सामने आती है मुझे, क्योंकि वो 35% ऑफ द इंडेक्स है, राइट? yes. तो मेरा कहना है कि आपका हाई रिस्क एपिटाइट है तो आप यही सेक्टर को जाके खरीदिए, क्योंकि फॉल भी शार्प होगा, रिकवरी भी जब वॉर खत्म होती है शार्प होगी। मगर जैसे कहना आपने अभी 80 पे खरीद लिया और वो 40 पे गया, क्या आपको हार्ट अटैक आएगा? क्या आप वो आपकी रिस्क एपिटाइट का आप ही सेल्फ जज करने की जरूरत है। मगर ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे मौका है और वो मौका को आप एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं तो जो सेफर जोन में भी करेक्शन आएगा ना, उसको आसानी से खरीदिए और वहां पे भी मैं कहूंगा ईटीएफ का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वही उसमें भी रिकवरी भी जल्दी हो जाएगी, बिकॉज पीपल भी डीआईएस का भी कैश है हाथ में है,
देखिए अभी आपने डेटा दिखाया कि इस महीने में क्या कितना और 35,000 करोड़ डीआईएस ने खरीदा, लास्ट मंथ 70,000 करोड़ खरीदा था। तो डीआईएस के पास और 30-40 हजार खरीदने का कैश है हाथ में है, वो क्या कल ही डालेंगे। और उन्होंने फ्राइडे को, उनको पता नहीं था कि ये वॉर आने वाला है, एफआईएस को पता था, इसलिए डीआईएस ने खरीदारी की और एफआईएस ने बिकवाली की। यस यस यस। तो मेरा मानना है कि डीआईएस भी मौका ढूंढकर जो बहुत एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी के जोन में कुछ वैल्यूएशन, अब वो हाई रिस्क टेरिटरी को छोड़ते हैं। उसके अलावा की बात कर रहा हूं मैं कि इवन फॉर उतना रिस्क लेने वाला बंदा नहीं है तो आप उसे सेफर जोन में यहाँ पे करेक्शन होगा कल, क्योंकि ये एक सेल ऑफ होगा ब्रॉड बेस्ड, तो वहां पे आप खरीदारी कर सकते हो। मगर जैसे आपने कहा ETF is the best way to catch the market timing of the exact moment, 11 o'clock, 9:30, 9:45, वो टाइमिंग पकड़ने के लिए ETFs ही बेस्ट ऑप्शन है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो लोगों को ये देखना चाहिए, और बहुत सारी स्ट्रेटजी इसमें बन सकती हैं कि ऑयल से रिलेटेड जो सेक्टर है ना सर, उसमें भी आप अपनी गणित लगाओ कि ऑयल 20% चला तो कौन से गिरेंगे, बट क्या हमेशा 20% ऊपर रहेगा, तो आप किसका पुट खरीदो, किसका कॉल खरीदो, ये सब सो मेनी स्ट्रेटजी आप अपने एडवाइजर से पूछेगा, हम लोग नहीं बताएंगे। तो आपको बहुत अच्छे ट्रेड कल इसमें मिलेंगे। एक ही चीज है इसमें जो आपको रखना कि ये युद्ध हमेशा नहीं चलेगा, और मेरा मानना है कि 1 महीने से ज्यादा भी नहीं चलेगा। तो युद्ध जैसे ही खत्म होगा बहुत सारी चीजें एकदम नॉर्मलाइज होंगी। अब क्या हमेशा दुबई का एयरपोर्ट बंद रहेगा? उसकी वजह से जो प्रभावित सेक्टर होंगे वो फिर से फ्लाइट चलेंगी ना। तो कॉमन सेंसिकल चीजें हैं यहाँ पे कि हमेशा एयरपोर्ट बंद नहीं रहेगा। और ये भी एक चीज है, वॉर की खत्म होनी एक बात है कि देखिए रक्षा यूक्रेन वॉर खत्म नहीं हुआ और मार्केट का रिएक्शन तो खत्म हो गया था। यस, राइट, करेक्ट। और सेकंड चीज जो सोचिए कि इस वॉर के पीछे भी क्या है मेन पॉइंट्स, ये जो इनके न्यूक्लियर को अटैक करना है, ये सब मेरे लिए सेकेंडरी है, ये पब्लिक स्टेटमेंट्स है। रियलिटी क्या है, ईरान का मेन सप्लाई ऑफ ऑयल जाता है चीन को, और वो हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए जाता है। तो ये है एक्चुअली अमेरिका चीन के ऊपर दबाव करने का एक रास्ता। अगर और उन्होंने रेजिम का कंट्रोल ले लिया और शाह पहलवी को उधर बिठा दिया, समझिए, तो चीन की हालत सोचिए आप, तो क्या होगा कि रशिया इंडिया को तेल नहीं बेचेगी, पूरा चाइना को बेचना पड़ेगा, क्योंकि यस, चाइना को ईरान के ऑयल को सब्स्टिट्यूट करना होगा। अगर इराक की तरह ईरान को भी अमेरिका ने कब्जा कर लिया और फिर तेल वो चीन को देंगे या नहीं देंगे, और उस तरफ से वेनेजुएला को भी उन्होंने कंट्रोल कर दिया। तो ये ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स है, ये एक्चुअली अमेरिका चाइना वॉर इस तरह प्ले आउट हो रहा है भैया। ईरान इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मी। ये बड़े बड़े लोगों का खेल है जो नेगोशिएटिंग टैक्टिक है। ऐसा नहीं कि चीन हारने से चीन बंद हो जाएगा, नहीं, उनको रायर चाहिए चीन से, उनको चीन अपना सोया खरीदना चाहिए, कॉर्न खरीदना चाहिए। तो ये एक और एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक होगा इन द ट्रेड वॉर बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, राइट। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये हॉर्मुज स्ट्रेट के कंट्रोल के लिए ईरान में रेजिम चेंज चाहते हैं। सो ये इतना डीप है, ये इतना आसान नहीं है, कोई मिसाइल को नहीं। और ट्रम्प की बात की, अपने कांग्रेस की अप्रूवल की, आपको पता है इसमें ट्रिक क्या क्या है? ये क्रेडिट ले रहा है, मगर ये बैकग्राउंड में ये कह रहा है कि मैंने ये डिसीजन नहीं लिया भैया, ये इसराइल ने अटैक किया है। यस, वो तो वॉल स्ट्रीट ने खबर छाप दी कि ये प्रीएम्प्टिव अटैक को रोकने के लिए हमने ऐसा किया है। ईरान तो हमारे ऊपर हमला करने वाला था, ये तो वॉल स्ट्रीट ने खबर छपा दी एकदम। और वॉल स्ट्रीट कौन है? WSJ, बताइए हमें। तो ये बातें, तो मेरा मानना है कि ये वॉर एक तरफ से, जैसे अमेरिका चाइना एक उभरती हुई पावर है, एक ट्रेडिशनल पावर है। एथेंस और स्पार्टा का आपने वो पेलोपोनेशियन वॉर की बात पढ़ी है, एग्जैक्टली सेम हो रहा है। एथेंस वाज द एग्जिस्टिंग पावर और स्पार्टा था इमर्जिंग पावर। तो एथेंस ने स्पार्टा के ऊपर हमला किया क्योंकि उनको वो इमर्जिंग पावर को काटना था।
तो ये अमेरिका और चाइना के बीच वाली जो ग्लोबल डोमिनेंस की एक है, उसका एक खेल है ये। तो इसीलिए ईरान बीच में फंस गया, ठीक है। तो बट जो भी है, बट लाइक आई सेड, मेरे ख्याल में जो इम्पैक्ट इसका होगा शार्प होगा, सिवियर होगा, मगर रिकवरी भी शार्प और सिवियर होगी, पर कब होगी ये कह नहीं सकते। बस ओके, तो चलिए देखते हैं। मंडे को बहुत इंपॉर्टेंट डे, और फिर उसके बाद पूरा हफ्ता ही रहेगा। तो बहुत सारी चीजें इसमें एनालाइज की गई हैं, इवन बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपको बता दी गई हैं। तो आप लोग अपने अपने हिसाब देखिएगा। बाई सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं होती, केवल आपको समझाया जाता है कि कैसे क्या चीजें बदल रही हैं। तो अब अगले हफ्ते का इंतजार रहेगा, देखते कैसे पैन आउट होता, फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर। एक फाइनल वर्ड कि हम बाइंग की बात कर रहे हैं, मगर द फाइनल वर्ड आई वांट टू से कि कोई भी इस पैनिक के कारण जाके बेचिए मत। अब भले ही ना खरीदे, वो बात अलग है, मगर प्लीज आप जाके इस टेंशन में, जो मार्केट में पैनिक रिएक्शन होता है वो होता है मार्केट की ट्रेडर्स और स्पेकुलेटर्स की। एज एन इन्वेस्टर आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। नहीं खरीदना है, ठीक है, चुप बैठिए, जाके बेचिए मत। सर मैंने इसमें एक छोटा सा एडवाइजरी वीडियो डाला है अपने चैनल पे कल शाम को, कि डोंट सेल इन पैनिक। कि पैनिक में बेचना नहीं है आपको, भले ही आप कुछ ना करें। वो मैंने कल बताया, और आपने अच्छा किया उसको रीइंफोर्स कर दिया कि आपको पैनिक में जाके अपना कोई बहुत अच्छा स्टॉक आपने खरीद के रखा है और पैनिक में आके उसको बेच दिया, अरे भैया दोबारा खरीद भी नहीं पाओगे फिर इसको आप इस मार्केट में। हमने तो सर थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या स्थिति बनती है, और होपफुली ये उम्मीद रखनी चाहिए विश्व शांति के लिए कि युद्ध ये जल्दी खत्म हो जाए, जैसा भी होता रहे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।